हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडुका लैब। मैं आदित्य कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का ये डिमांड था, बहुत सारे मित्रों का ये डिमांड था कि पीएचडी एडमिशन टेस्ट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला जाए। तो मैं आज के वीडियो में लेकर आया हूं कि आप अगर पैड देना चाहते हैं, रैट देना चाहते हैं पीएचडी एडमिशन के लिए, और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन का क्या पैटर्न होता है, आपको कैसे तैयारी करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि हमने पिछले कई वीडियो में जो पीएचडी से रिलेटेड वीडियो था उसमें बात किया था कि इसके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो हमने आपको बताया था कि इसके एग्ज़ाम में दो पेपर होंगे। एक जो जनरल पेपर होगा जिसको पेपर 1 बोलते हैं, वो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी से होगा, और दूसरा पेपर जो पेपर 2 होगा वो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से होगा। तो आज के इस वीडियो में हम पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने वाले हैं, और ये किसी एक यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि आखिर रैट या पैट का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन कैसा रहता है, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि रैट या पैट निकालना है तो आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। आपके सामने जो क्वेश्चन है वो एक यूनिवर्सिटी का है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो इससे आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगी। और अगर आप पेपर 2 का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं कि उसको भी डाला जाए, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है और आप किस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको हेल्प करें, आपके सब्जेक्ट का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला जाए। लेकिन हम अभी यहाँ पेपर 1 का रख रहे हैं। इससे क्या होगा कि सभी सब्जेक्ट के हमारे मित्रों को हेल्प मिलेगा, चूँकि पेपर 1 सभी के लिए एक जैसा है, समान है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन 1 देखते हैं। हु डिफाइंड रिसर्च एज सिस्टमेटाइज एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। अनुसंधान को नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित प्रयास के रूप में किसने परिभाषित किया है। तो दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेगा, तो आपको आप जो अच्छा लगे आपको उसमें आप क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे, और ओएमआर शीट पर आप मार्किंग करेंगे। तो क्वेश्चन 1 का जो आंसर होगा वो सी होगा। सी होगा रेडमैन एंड मॉडी। रेडमैन एंड मॉडी, इसका क्या होगा? सी होगा। तो ये आप समझ गए। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, रिसर्च इज बेसिकली ए मेथोडोलॉजी ऑफ इंक्वायरी, सर्च ऑफ ट्रुथ, ए सिस्टमेटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ फैक्ट्स, ऑल ऑफ दिस। अनुसंधान मूल रूप से है जांच की एक पद्धति, सत्य की खोज, तथ्यों की एक व्यवस्थित खोज, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा ये हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अनुसंधान मूल रूप से है जांच की एक पद्धति, सत्य की खोज, तथ्यों की एक व्यवस्थित खोज। तो ये तीनों जो है अनुसंधान का एक गुण होगा। अब हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहभागी अनुसंधान के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन करना है। इट्स सोल पर्पस इज प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। इसका क्या होगा? इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ परसुइंग रिसर्च। अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक अनिवार्य आवश्यकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शोध प्रश्न तैयार करना। शोध प्रश्न तैयार करना। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? हम लोग जब रिसर्च करते हैं, बेसिकली आपको पीएचडी में यही करना है, रिसर्च ही आपको करना है। एक प्रॉपर जो है एक नया अनुसंधान आपको करना है। तो इसका इनिशियल मैंडेटरी बोल रहा है। इनिशियल मतलब जो प्रारंभिक है, जो स्टार्टिंग अनिवार्यता है, वो पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले
आप क्या खोजना चाह रहे हैं, ये पहला फर्स्ट जो है इनिशियल पॉइंट है। तो हम खोजते क्या हैं? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग समस्या उठाते हैं, ठीक है? सबसे पहले क्या करते हैं, एक समस्या उठाते हैं और उसके समाधान का हम लोग खोज करते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि सबसे पहले हम ये तय करते हैं कि हमें क्या करना है। तो इस अनुसार इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा, शोध प्रश्न तैयार करना, फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन। सबसे पहले हमको ये खोजना है कि हमें करना क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन 4 रहा। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन 5 देखते हैं। इन क्वालिटेटिव रिसर्च प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स में बी कंसिडर्ड क्रिटिकल। गुणात्मक अनुसंधान प्रतिमान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को महत्वपूर्ण माना जाता है? ये टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे तो उसमें इसको पढ़ना है। तो ये एक गुणात्मक अनुसंधान है, क्वालिटेटिव रिसर्च। इसको देख लेते हैं हम लोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बॉटम अप, अनुभवज साक्ष्य के साथ डेटा संग्रह, डाटा कलेक्शन विथ बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसको देख लेते हैं। एक छोटे से हिस्से पर किए गए प्रयोगों के आधार पर पूरी आबादी के बारे में अनुमान लगाने को कहते हैं। इसको देख लीजिए। इन्फेयरिंग अबाउट द होल पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेड ऑन ए स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, आगमनात्मक अनुमान। आगमनात्मक अनुमान, इंडक्टिव इन्फेरेंस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7। कौन सी शोध की विशेषता नहीं है? विच इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। शोध की विशेषता कौन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, समग्र दृष्टिकोण, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्योंकि इसमें एक चीज़ है कि हम लोग क्या करते हैं कि शोध जो करना है वो हमें किसी पर्टिकुलर फील्ड में करना है, पर्टिकुलर टॉपिक पे करना है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस स्थिति में परिकल्पना के निर्माण की आवश्यकता नहीं हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा ए, खोजी ऐतिहासिक अध्ययन। खोजी ऐतिहासिक अध्ययन, इन्वेस्टिगेटिव हिस्टोरिकल स्टडीज। इसमें क्या होगा कि आपको हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन नहीं करना पड़ेगा, हाइपोथेसिस क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हाइपोथेसिस क्या है इसको समझ लेते हैं कि जो हम क्वेश्चन ढूंढते हैं और उसका एक अनुमानित आंसर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो ये खोजी ऐतिहासिक अध्ययन में हम लोग पहले तय नहीं कर सकते हैं, टेंटेटिव आंसर समझ सकते हैं इसको, ये हम लोग तय नहीं कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन शोध प्रक्रिया का पहला चरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन ए रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेज क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। फर्स्ट स्टेप इसका क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, अनुसंधान समस्या तैयार करना। पहले भी हम लोग क्वेश्चन देखे थे। तो इसका जो है पहला चरण हो जाएगा अनुसंधान समस्या तैयार करना, फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन तैयार करते हैं कि हमें किस टॉपिक पे, किस क्षेत्र में रिसर्च करना है। तो इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। परिवार के आकार और आय के संबंध का अध्ययन करने के लिए एक शोधकर्ता अपनी आबादी को विभिन्न आय स्लैब में वर्गीकृत करता है और फिर प्रत्येक स्लैब से एक यादृच्छिक नमूना लेता है। वह प्रतिचयन की कौन सी तकनीक अपनाता है? वह प्रतिचयन की कौन सी तकनीक अपनाता है?
In order to study the relationship of family size to income, a researcher classified his population into different income slabs and then take a random sample from each slab. Which technique of sampling does he adopt? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, स्तरीकृत यादृच्छ प्रतिचयन। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मेथड्स इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड मेथड इन सोशल रिसर्च? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गुड्डे और हट। गुड्डे और हट के द्वारा मेथड्स इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उस अवधारणात्मक ढांचे का नाम क्या है जिसमें अनुसंधान किया जाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच द रिसर्च इज कैरिड आउट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुसंधान डिजाइन रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन वही जो मेन अवधारणात्मक इसका ढांचा है जिसमें रिसर्च किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, परिकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑन एमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस टेस्टिंग के दरमियान कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। करेक्ट आंसर सी होगा, वैकल्पिक और शून्य परिकल्पना दोनों का परीक्षण किया जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। बोथ द अल्टरनेटिव एंड द नल हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य कार्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर द मेन टास्क ऑफ रिसर्च इन मॉडर्न सोसाइटी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी होने वाला है। आप देख लीजिए रिसर्च के दौरान ये जो भी ऑप्शंस है वो सभी किया जाता है। जैसे देख लीजिए, उद्देश्य के साथ जांच सूत्रों का व्यवस्थित रूप से परीक्षण और आलोचनात्मक विश्लेषण करना, नई चीज़ें सीखने के लिए रिसर्च किया जाता है, ज्ञान में उन्नति के साथ तालमेल रखने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सफलतापूर्वक अनुसंधान कर सकता है? हु कैन सक्सेसफुली कंडक्ट रिसर्च? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी होगा, सोचने और तर्क करने की क्षमता रखता है, पोसेसेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वृत्त आलेखों का प्रयोग प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। सर्किल ग्राफ्स आर यूज टू शो। वृत्त आलेख का प्रयोग क्यों किया जाता है आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, एक भाग दूसरे भाग से किस प्रकार संबंधित है। हाउ इज वन पार्ट रिलेटेड टू अदर पार्ट? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक अच्छी थीसिस में क्या शामिल है? तो देख लीजिए, व्हाट डज ए गुड थीसिस इन्वॉल्व? इसमें करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कूट का बी, चूंकि इसमें चारों ऑप्शन करेक्ट है जो एक अच्छे थीसिस में होना चाहिए। विराम चिन्हों के साथ साथ व्याकरण संबंधित त्रुटियों को कम करके न्यूनतम करना, सही संदर्भ उदाहरण, थीसिस लिखने के तरीके में निरंतरता, एक अच्छी तरह परिभाषित सार। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जीन पियाजे ने मनुष्य के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस आधार पर दिया? ऑन व्हाट बेसिस डिड जीन पियाजे गिव हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन? कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ये किस आधार पे दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मौलिक आधार, फंडामेंटल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वे कौन सी परिस्थितियां हैं जहां एक शोध समस्या व्यवहार्य नहीं है? व्हाट आर दोज कंडीशंस वेयर ए रिसर्च प्रॉब्लम इज नॉट वेबल? तो इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, इसमें आश्रित और स्वतंत्र चर शामिल है। इट कॉन्टेन्स डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश एक प्रक्रिया के रूप में अनुसंधान के अर्थ के अनुरूप नहीं है? अर्थ के अनुरूप नहीं है। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग फ्रेजेस डज नॉट
कॉरेस्पोंड टू द मीनिंग ऑफ रिसर्च एज ए प्रोसेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, परीक्षण त्रुटि विधि। ठीक है, परीक्षण त्रुटि विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। शिक्षण पर शोध का जनक किसे कहा जाता है? शिक्षण पर शोध का जनक किसे कहा जाता है? हु इज रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ रिसर्च ऑन टीचिंग। मतलब टीचिंग पे जो रिसर्च करने वाले व्यक्ति थे, किन्हें उसका फादर कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एन.एल. गेज। एन.एल. गेज को फादर ऑफ टीचिंग रिसर्च ऑन टीचिंग कहा जाता है। टीचिंग रिसर्च का फादर कौन है? एन.एल. गेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। एक कॉलेज शोधकर्ताओं को सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकीय पैकेज के उपयोग का प्रशिक्षण देना चाहता है। इसके लिए कॉलेज को आयोजन करना चाहिए। एक कॉलेज वांट टू गिव ट्रेनिंग इन यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज टू रिसर्चर। फॉर दिस द कॉलेज शुड ऑर्गेनाइज। कॉलेज जो है वो सांख्यिकीय पैकेज का ट्रेनिंग देना चाहता है शोधकर्ताओं को, तो उसे क्या आयोजित करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, वर्कशॉप आयोजित करना चाहिए। वर्कशॉप में हम लोग क्या करते हैं कि सामने वाले को जो वर्क करना रहता है उसका ट्रेनिंग दिया जाता है। तो इसमें सांख्यिकीय पैकेज का ट्रेनिंग देना है, तो इसके लिए वर्कशॉप का आयोजन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। एक संतोषजनक सांख्यिकीय मात्रात्मक पद्धति में निम्नलिखित में से कोई एक गुण नहीं होना चाहिए। कोई एक गुण नहीं होना चाहिए। तो इसको देख लेते हैं। ये सेटिस्फैक्ट्री स्टैटिस्टिकल क्वांटिटेटिव मेथड शुड नॉट पोसेस ऑन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। किसी भी शोध की गहराई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, अनुसंधान के उद्देश्य से, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च। अनुसंधान के उद्देश्य से आप किसी भी रिसर्च के डेप्थ का पता लगा सकते हैं कि वो कितना गहराई है, उसका कितना इम्पोर्टेंस है। ये कैसे पता चलेगा? ये अनुसंधान के उद्देश्य से पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26। एक शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची, बिब्लियोग्राफी गिवन इन ए रिसर्च रिपोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आगे के शोध में रुचि रखने वाले की मदद करता है ना, हेल्प दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च। अगर आगे कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो रिसर्च में हम जो ग्रंथ सूची देते हैं, बिब्लियोग्राफी ऐड करते हैं, तो वो आगे शोध करने वालों को क्या करता है? मदद करता है रिफरेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। मौलिक अनुसंधान की क्षमता को दर्शाता है। फंडामेंटल रिसर्च रेफर द एबिलिटी टू। मौलिक अनुसंधान किसकी क्षमता को दर्शाता है? तो ये हम लोग देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, नए सिद्धांतों की व्याख्या। नए सिद्धांतों की व्याख्या, एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। भारत में 1986, 1996, 2006 और 2016 में एड्स के प्रसार का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नमूना पद्धति उपयुक्त है? Which one of the following sampling method is appropriate to study the prevalence of AIDS amongst male and female in India is 1986, 1996, 2006 एंड 2016। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भारत में इतना 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 में एड्स के प्रसार का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति आपको लेना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, क्लस्टर नमूनाकरण, क्लस्टर सैम्पलिंग। इसको क्लस्टर में हम लोग क्या करेंगे? बांट बांट कर ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 29। इसको हम लोग देख लेते हैं।
कौन सा सहसंबंध सहकुशल रचनात्मक और बुद्धि के बीच के संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझता है? विच कोरिलेशन कोएफिशिएंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसको देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर होगा डी 1.00। कौन सा सहसंबंध सहकुशल रचनात्मक और बुद्धि के बीच के संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। एक डॉक्टर डेंगू बुखार की 2 दवाओं की सापेक्ष प्रभावशीलता का अध्ययन करता है, उनके शोध को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? ए डॉक्टर स्टडीज द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ 2 ड्रग ऑफ डेंगू फीवर, हिज रिसर्च वुड बी क्लासिफाइड एज। ये डेंगू और बुखार की 2 दवाओं की सापेक्ष प्रभावशीलता का अध्ययन करना चाहता है, तो इनके रिसर्च को हम लोग क्या कहेंगे, कौन सा रिसर्च कहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी प्रयोगात्मक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। इस तरह से पेपर 1 का ये 30 क्वेश्चन रहा। आप लोग इसको देखकर ये समझ सकते हैं कि पेपर कैसा आता है, किस तरह से क्वेश्चन लगाया जाता है, किस तरह से आपको तैयारी करना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप बेझिझक पूछें। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो जो भी मन में प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। अगर आप पेपर 2 का भी चाहते हैं कि इस चैनल पे डाला जाए, तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, तो फिर मैं प्रयास करूँगा डालने का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।